और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत ने भी सेंचुरी पार कर ली है, यानी कि मुल्क के कई शहरों में तो सेंचुरी पार हो चुकी है। हैदराबाद में भी पेट्रोल की कीमत ने सेंचुरी पार कर ली है। पेट्रोल अब शहर में फी लीटर 100 रुपए से जायद हो गया है। मुल्क में पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। 1 लीटर पेट्रोल पर 29 पैसे और डीजल पर 31 पैसे का इजाफा फिर किया गया है, जिसके बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत में यानी हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 20 पैसे यानी 100 रुपए और 20 पैसे में अब आपको हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है और डीजल फी लीटर 95 रुपए 14 पैसे हो गया है। इस इजाफे से आम आदमी को शदीद मुश्किलात का सामना है और खास तौर पर मुतवस्सित तबका बुरी तरह इससे मुतासिर हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्ट और जरूरी अशिया की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया जाता है। तेलंगाना में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत मेदक जिले में दर्ज की गई। और कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत से टैक्स कम करके अवाम को राहत देने की अपील की है। दाम पे इतना बड़ा हाइक है, पब्लिक इससे बेजार है, इसके असर रेगुलर कंज्यूमर गुड्स में हो रहा है। तो केंद्र सरकार तरफ से वैट और जो जीएसटी जो टैक्सेस है, वो एक्साइज ड्यूटी जो भी है उसको कम करने की कोशिश करो। जब बैरल $70 2014 में था, उस वक्त पेट्रोल 40 रुपये था। आज 2021 में आया, वही $70 बैरल है। अभी पेट्रोल 100 रुपये ज्यादा हो गए, सिर्फ टैक्स बदल गए। इसीलिए सरकार का अगर सोच करे, बेचारे जनता को बचाना है, उसका जेब से पैसे नहीं लूटना है, तो पूरा देश के लिए पेट्रोल और डीजल गैस का दाम कम करो। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो कोरोना से होने वाली अमवात के आदाद व शुमार छुपा रही है या यूं कह लें कि कम कर बता रही है। हुकूमत की गलत मंसूबाबंदी से जुलाई में 17 करोड़ वैक्सीन की कमी भी हो सकती है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। उन्होंने सवाल किया कि दिसंबर तक हुकूमत 217 करोड़ वैक्सीन कहां से लाएगी। ओवैसी ने हुकूमत पर आवाम को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाया। मोदी सरकार हकीकत को सच्चाई को छुपा रही है। मोदी सरकार का रियलिटी से कोई टच ही नहीं है। वो आम भारत के लोगों की मौत, उनकी तकलीफ से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कनेक्शन ही खत्म हो चुका है। वो बिल्कुल अलूफ है। देशमुख कहेगा बीजेपी स्टेट जीत रही तो थालियां मारेंगे, और जब यशवंत देशमुख कहेगा एक सैडिस्टिशियन है वो भी इस बात को मान रहे हैं, तो आप उनको अब नहीं मानते। तो जब सच्चाई सामने आती है कि इतने लोगों की मौत हुई है, इतने हजार बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो बैडली एक्सपोज हो चुके हैं। सेकेंड वेव की तैयारी बीजेपी मोदी सरकार ने कुछ नहीं की। वैक्सीनेशन का ऑर्डर देर से दिया, वैक्सीनेशन का सप्लाई गलत हुआ रहा है, और यही वजह है कि इतने सब लोगों की मौत हुई है। तो इसलिए बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस सच्चाई के फिगर्स को नहीं मानती है। वैक्सीन फ्री में देंगे, कब देंगे? हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, हम खाक हो जाएंगे मोदी जी को खबर होने तक। कितने वैक्सीन आप देंगे जुलाई में? जुलाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स को, स्टाफ को और ओवर 45 जो एज के लोग हैं उनको 30 करोड़ वैक्सीन होना। आपने सुप्रीम कोर्ट को जो 9 मई को एफिडेविट दिया, उसमें कह रहे हैं कि जुलाई में मोदी सरकार 13 करोड़ 20 लाख वैक्सीन देगी। अब ये एडिशनल 17 करोड़ क्या मोदी जी मैजिशियन है? ठीक है, आप लोगों की नज़र में वो बहुत बड़े गॉड भी हो सकते हैं, मगर वैक्सीन बनाने के लिए तो 3 महीने लगेंगे ना। आम फाट करने से तो नहीं आ जाएगा ना। ये वैक्सीन ऐसा है, आप भक्तों के लिए कह रहा हूं कि टोपी से खरगोश निकालना आसान है, टोपी से फूल बनाना आसान है, मगर
टोपी से ये नहीं निकलता वैक्सीन। वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट को फैक्ट्री में बैठ के बनाना पड़ता है, उसके लिए पैसे देना पड़ता है, वो उन्होंने किया ही नहीं। तो जुलाई में ही 17 करोड़ वैक्सीन कम पड़ने वाले हैं, कहां से लाएंगे? क्या दिसंबर तक 213 करोड़ वैक्सीन आ जाएंगे? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से कई इल्जामात लगाए हैं और कई सवाल भी खड़े किए हैं। आगे बढ़ते तेलंगाना के साबिक वजीर ई राजेंद्र ने अपने हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। दिल्ली में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग की मौजूदगी में जाफरानी पार्टी का ई राजेंद्र ने दामन थाम लिया। ई राजेंद्र समेत साबिक रुकन पार्लियामेंट रमेश राठौर, साबिक रुकन असेंबली ए रविंद्र रेड्डी, साबिक जिला परिषद सदर नशी टी उमा, आरटीसी मुलाजमीन के तंजीम के सदर अश्वत्थामा रेड्डी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के लीडरान ने भी बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। ई राजेंद्र को पार्टी की इब्तदाई रुकनियत धर्मेंद्र प्रधान ने हवाले की। इस मौके पर जाहिर है काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी। इस प्रोग्राम में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी भी देखी गई। इटला राजेंद्र ने मास्क अपने चेहरे पर रखा लेकिन मुंह और नाक खुले थे। यहां तक कि बीजेपी के कई बड़े लीडर, उनके चेहरों पर भी मास्क उस वक्त नहीं था जब लोग काफ़ी करीब थे एक दूसरे के। कुछ लीडरों के चेहरे पर मास्क नहीं था, आप साफ तौर से देख सकते हैं। और इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हद तक मास्क यानी कोविड प्रोटोकॉल का वहां पर ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया, यह साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अब कई ऐसे भी लीडर थे जिनके चेहरे पर मास्क तो था लेकिन वो नाक और उनके चेहरे यानी उनके मुंह को ढक नहीं रहा था। इनके अलावा जो लोग बीजेपी में शामिल हुए तमाम अफराद भी मास्क का इस्तेमाल कईयों ने किया, कईयों ने नहीं किया। सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है, आपको नारा याद होगा कि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी, लेकिन किस हद तक वहां पर दूरी मेंटेन हुई या किस हद तक नहीं हुई, ये तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। बीजेपी में शमूलियत के बाद इटला राजेंद्र ने कौमी सदर बीजेपी के जो है उन्हें डड्डा से मुलाकात की। वाज़ेह है कि ई राजेंद्र पर अराजी तनाज़े में तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने काबीना से बरतरफ कर दिया था कि ज़मीन को लेकर कुछ घपले का, घोटाले का इल्ज़ाम है ई राजेंद्र पर और इसी के वजह कर इन्हें कैबिनेट से जो है हटा दिया गया था। इसके बाद ई राजेंद्र ने जो है वो टीआरएस और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया था। ई राजेंद्र हल्का हुजूराबाद से 4 मरतबा कामयाब हुए हैं। समझा जा रहा है कि वो हुजूराबाद हल्का असेंबली से ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तेलंगाना में हर जिले में, हर विधानसभा में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस देश के अंदर वंशवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की है, उस लड़ाई में वो हर जिले में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक बड़ी पार्टी, एक सरकार बनाने वाली पार्टी बनकर सामने आएगी। हम सबका स्वागत जिला व मंडल स्तर पर करेंगे क्योंकि इटाला राजेंद्र जी जो तेलंगाना की नई तेलंगाना बनने के बाद वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ऐसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजेंद्र जी तथा उनकी तमाम सहयोगी रविंद्र रेड्डी जी, तुला उमा जी, रमेश राठौड़ जी, अश्वत्थामा रेड्डी जी, बबैया जी, नलिनी जी, केशव रेड्डी जी, चंद्रशेखर जी तथा अनेक कार्यकर्ता। मित्रों, कर्नाटक के बाद अगले जब चुनाव होगा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आना तय है। तेलंगाना की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा राज्य की तमाम नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। मरकजी ममलकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी का कहना है कि इटला राजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने से तेलंगाना में पार्टी मजबूत होगी। किशन रेड्डी ने कहा कि अगली मर्तबा तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनना तय है। राजेंद्र जी आज नहीं, जो स्टूडेंट लीडर के समय पे ही आज समाज में काम कर रहे। तेलंगाना आंदोलन में टीआरएस में अच्छे रोल प्ले किया है। उसके साथ सरकार आने के बाद भी टीआरएस सरकार में नंबर 2 नंबर 3 नाते फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के नाते काम किया है। उनको मंत्रिपरिषद से हटाया और पार्टी से भी हटाया और आने वाले दिन में वो संघर्ष करना चाहते हैं। वो संघर्ष आज
भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व में आज टक्कर ले सकते हैं टीआरएस के खिलाफ, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में आए। जरूर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजेंद्र जी बीजेपी में आकर आने वाले दिन में और जो संघर्ष भारतीय जनता पार्टी कर रहे है उसे और मजबूत करेंगे। सर अगली सरकार जो है वो बीजेपी की हुई तेलंगाना में। बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। और असदुद्दीन ओवैसी ने ईटेला राजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने से तेलंगाना में बीजेपी के मजबूत होने के दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क में गरीब के मरने से एनडीए मजबूत हो रहा है, तो फिर इस मजबूती का फायदा क्या है। कि लाशों के मीनार लग रहे हैं, गंगा में लाशें बह रही हैं, जमीन से लाशें निकल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं। गरीब भारत का मर रहा है और एनडीए अगर मजबूत हो रही है गरीब के मरने पर, तो फिर इस मजबूती का क्या फायदा मेरे भाई। जब गरीब को दवा नहीं मिलती है, गरीब बेरोजगार हो चुका है, खाने को खाना नहीं है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और इनकी तबाही और बर्बादी पर अगर एनडीए मजबूत हो रही है तो फिर इसको मजबूती कहेंगे आप। बाई इलेक्शन हुआ था ना, जमानत भी नहीं बचा पाए बीजेपी के लोग। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर का एमएलसी का इलेक्शन हुआ, हार गई बीजेपी। नलगुंडा, वरंगल, खम्मम का एमएलसी इलेक्शन हुआ ग्रेजुएट्स का, बीजेपी का चौथे नंबर पे चले गई। अब आप लोगों की नज़र में ये सब अच्छा दिख रहा है तो भाई मुझे नहीं मालूम, या तो आपकी दिमाग का नंबर ज़रा कम हो चुका है, आँख का नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, मगर ये दिमाग का नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है तो फिर इसका इलाज मेरे पास नहीं है। जीएचएमसी में उसके बाद क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना जल्द ही पार्टी छोड़ने की इत्तलात के दौरान इन्होंने वाजे कर दिया है कि वो इस सिलसिले में कोई फैसला उन्होंने अभी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी कारकुनों के मशवरे के बाद ही हतमी फैसला करेंगे। रमना ने कहा कि रियासत की सियासत में तवक्को के मुताबिक तब्दीलियां आ रही हैं, पार्टियां वक्तन फवक्तन सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। इसके पेश नज़र बरसर इक़्तिदार जमात टीआरएस के अलावा बीजेपी ने इनको पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। कमज़ोर तबक़ात के बेटे की तरह उन्होंने इब्तदा से ही तेलुगु देशम की तरक्की के लिए मुसाई की है। तेलुगु देशम ने उनको वज़ीर और MP के ओहदे दिए। उन्होंने कभी ओहदों की मांग नहीं की, बल्कि आवाम के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तब्दीली के ताल्लुक से टीआरएस से कोई बात नहीं हुई है। कुछ और खबरें। हवा के कम दबाव के पेश नजर तेलंगाना में कई मकामात पर बारिश हुई। हैदराबाद समेत अजला, वारंगल, आदिलाबाद और दीगर मकामात पर सुबह शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के बेशतर इलाकों मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, कच्ची बावली, उप्पल, LB नगर, दिलसुख नगर, कोटी और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जिला सिलसिला के रुदुनगी इलाके में 13.7 सेंटीमीटर, जगत्याल जिले के जग्गा सागर में 12.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अजला से मौसूल इत्तलात में कहा गया है कि बाज़ अजला में बारिश हुई जहां ज़राई सरगर्मियां जारी हैं। किसान बारिश की वजह से खुश हैं और बेशतर प्रोजेक्ट्स में पानी का बहाव देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। GHMC के अहदेदार ने चौकसी इख्तियार कर रखी है। तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में एक शख्स ने अपने वालिदैन के तई अनोखी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। जिला संगारेड्डी के चटकले देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मधु ने कोरोना से मरने वाले अपने वालिदैन के मुजस्मे को नस्ब किया। मधु की मां नीलम राधा की कोरोना वायरस से गुज़श्ता महीने मौत हो गई थी। इसके एक दिन बाद नीलम राधा के शौहर और मधु के वालिद की भी मौत हो गई। वालिदैन की मौत से मायूस मधु ने माँ बाप यानी दोनों के मुजस्मे तैयार करवाए और उनको नस्ब करवाया। मधु ने कहा कि वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है। वालिदैन ने काफ़ी मोहब्बत से पाला पोसा तरबियत की। अपने वालिदैन से मिले अक़दार वो अपने बच्चों को अब मुंतकिल कर रहा है।
दुनिया भर में आज आलमी यौम अतिय दहंदगान खून मनाया गया। हैदराबाद में राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप में राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने शिरकत की। राचाकोंडा पुलिस सिक्योरिटी काउंसिल, चुकाला चैरिटेबल ट्रस्ट और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से खुद के अतिया का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इन्होंने बताया कि अतिया किए गए खून थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों को दिया जाता है। इस प्रोग्राम में DCP मलकाजगिरी रशिता और ACP कुशायगुड़ा, SHO कैसरा और दीगर मौजूद रहे। साइबराबाद पुलिस ने कारें किराए पर लेकर धोखाधड़ी के जरिए कारों को फरोख्त करने वाले गिरोह को बेनकाब किया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार ने बताया कि कारों को किराए पर लेकर मालिक के इल्म में लाए बगैर कारों को आधी कीमत पर फरोख्त करने वाले 6 अफराद को RC पुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमीन के कब्जे से 50 कीमती कारें बरामद कर ली। उन्होंने बताया कि माजी में भी मुलजिमीन के खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं।